हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एसएसटी की जो वर्कशीट है हमारी, उसमें हम ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत आकार एवं स्थिति को हल करेंगे। तो बच्चों चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। ये वर्कशीट आपकी जो है वो 73 है, जो कि 16 जनवरी को आपको मिलेगी। बच्चों आपके विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं, अब दोबारा से आपके पास वर्कशीट आएंगी, रिवीजन आएंगी और अच्छे से आपको अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी एसएसटी की जो वर्कशीट है ज्योग्राफी की, इसके 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको हल करने हैं। तो चलिए अभी वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय व्यापार जो है वो विस्तार जो है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, देशांतर रेखाएं ये वाली होती हैं। ठीक है, ऐसे। चलिए अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत के मुख्य यामोत्तर के रूप में क्यों चुना गया है। यानी कि जो आप ग्लोब में अगर देखेंगे, भारत का जो नक्शा है उसमें अगर देखेंगे तो भारत के नक्शे में, भारत के मैप में आप देखेंगे एक यामोत्तर रेखा होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी वजह से जो भारत का जो पूरा समय है, हम एक वहाँ पर जो टाइम हो रहा होता है उसको हम पूरे भारत का टाइम मानते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम आंसर पढ़ लेते हैं। हमने 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को मानक मध्य रेखा इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस विशेष स्थान के स्थानीय समय को सारे भारत में मानक समय के रूप में माना जाता है। ठीक है, आपने मिर्ज़ापुर सुना होगा, नैनी के आसपास जो यूपी में जगह है, वो इसका एक जो मानक रेखा का जो वहाँ का जो टाइम है, उस मानक समय को पूरे भारत का मानक समय माना जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है, उनके बारे में थोड़ा बताना है। तो भारत के जो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान आता है, चीन आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार आता है। ये जो सारे देश हैं ये भूमि के रास्ते जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम हिंद महासागर में अगर देखेंगे तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, बिल्कुल दक्षिण में भारत के श्रीलंका है और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इनकी जो सीमा है ये सामुद्रिक रूप से भारत से लगती है, जबकि इन देशों की सीमा जो है भारत की भूमि के रास्ते से जुड़ी हुई है। बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हमें भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके ऊपर टिप्पणी करनी है। तो भारत के जो द्वीप समूह हैं ना, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो पहले हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बच्चों बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो लगभग 572 द्वीप समूह हैं। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो 572 द्वीप समूह, छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, इनको 2 भागों में हम बांटते हैं, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर मैंने वैसे तो अपना पहले से एक वीडियो जो है अपना बना रखा है, उसका जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से उस जो मेरे द्वीप समूह वाला जो वीडियो है उसको भी देख के अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों द्वीप समूह जो है, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है बच्चों, यह 100 नहीं होगा, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये दोनों यानी कि उत्तर और दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो यहाँ पर 100 की जगह 10 आएगा। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं एक दूसरे से। ऐसा माना जाता है कि इन द्वीप समूहों का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप है, वो निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद हम आते हैं लक्षद्वीप पर।
तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, ठीक है, और इसकी जो संख्या है वो 36 है। तो सारे द्वीप में तो जो मानव निवास नहीं है, ठीक है, सिर्फ 11 द्वीपों पर ही मानव निवास है। ये द्वीप जो है केरल से 280 से 480 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है। लक्षद्वीप को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप या कन्नानौर द्वीप समूह और दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप समूह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी कि प्राचीन समय से भारत के वेस्ट कंट्रीज जो हैं उनके साथ कैसे संबंध रहे हैं वो हमें इसमें बताना है। तो अगर आप आएंगे हमारे पांचवें क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा ये आंसर, ठीक है। प्राचीन काल में भी भारत के समस्त विश्व से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, समय के साथ साथ भारत के कई भागों में अलग अलग राजा रहे, भारत का स्वरूप भी बदलता रहा, किंतु वैश्विक तौर पर भारत के संबंध सबसे अच्छे बने रहे। सामरिक संबंधों की बात की जाए तो भारत की विशेषता यही है कि वे कभी भी आक्रामक नहीं रहा। भारत पश्चिमी देशों के साथ वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए नवीन तकनीकी, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका सहित अन्य देशों से भी व्यापक विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम देखें तो भारत का जो उसके पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध है वो हमेशा अच्छे ही रहे हैं, ठीक रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी भारत की जो छवि है वो विश्व में आक्रामक देश की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो भारत के संबंध हैं उसके पश्चिमी देशों के साथ हमेशा अच्छे ही रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है दिन और रात की अवधि में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है। तो मतलब क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि जो दिन और रात में जो अंतर है वो कन्याकुमारी में हमें इतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें वो चीज़ कश्मीर में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों है, क्यों इसलिए है क्योंकि जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जहाँ वर्ष भर सूर्य के ऊपर जो है वो चमकता रहता है। यानी जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे कि दिन और रात का अंतराल जो है वो ज़्यादा पता नहीं चलता, लगभग बराबर ही रहता है। जबकि कश्मीर जो है वो भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ पर दिन और रात में जो अंतर है वो ज़्यादा तौर पर दिखाई पड़ता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, में पहले बता दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर जो बोर्ड की एग्ज़ाम, आपके जो 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है उसमें आता है, पेपर में आपका ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है, कथन की न्यायसंगत व्याख्या करनी है। यानी कि जो हिंद महासागर की स्थिति है वो भारत के बिल्कुल केंद्र में पड़ती है। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जो हिंद महासागर है भारत के लिए अति उपयोगी हो जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ देखेंगे बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको हम एक तरीके से प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है। खासतौर से हिंद महासागर में तो इसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इसके क्या लाभ हैं, ठीक है, इसकी वजह से भारत को लाभ होते हैं, तो वो क्या लाभ है। तीन ओर से घिरा होने के कारण भारत पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में स्थित जैसे देश हैं म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, अरब, अफ्रीकी, यूरोपियन देश, इन सब से व्यापारिक संबंध उसके बहुत अच्छे हैं। हिंद महासागर में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय तटरेखा ही लंबी है, चूँकि पूर्व और पश्चिम की तरफ आने वाले प्रत्येक समुद्री जहाज भारत के किसी न किसी बंदरगाह से होकर ही जाते हैं। यानी कि जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर ये हिंद महासागर है, तो जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, जो यहाँ देश है या यहाँ पर जो देश हैं वो सब जब व्यापार करते हैं एक दूसरे से तो यहाँ से कनेक्ट होके जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि भारत को ना इसकी वजह से काफ़ी जो शुल्क है, तट शुल्क जो है वो बहुत मिलता है, काफ़ी धन भारत कमाता है। साथ ही भारतीय व्यापार को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। ओके, यदि भारत के तीन और समुद्र ना होता तो वर्तमान में अपने हवाई जहाज़ों के लिए अनेक देशों के ऊपर उसे उड़ान भरने के लिए उसको बहुत अनुमति लेनी पड़ती और कई तरह से अंकुश भी लग जाते। इसीलिए जो भारत की जो केंद्रीय स्थिति है वो हिंद महासागर में बिल्कुल सही पड़ती है, जिसकी वजह से भारत को व्यापारिक, सामरिक हर तरीके से काफ़ी बेनिफिट होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारा एक अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है, उस अनुच्छेद को हमें देखना है।
ओके। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। मतलब यहाँ पर जो भारत का जो व्यापारिक संबंध है, भारत की जो एक सामरिक जो उसकी प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है। व्यापार के बारे में बताया गया कि भारत किस तरीके से व्यापार करता है, किन चीज़ों का व्यापार करता था, आयात करता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम सीधे अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किस यातायात के साधन का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था। अभी का नहीं बोल रहे हैं, पहले का बोल रहे हैं किया जाता था। तो यहाँ पर समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, भूमार्ग से। तो पहले का आंसर हो गया भूमार्ग। भारत का जो यातायात का साधन के रूप में भूमार्गों से होता था। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका आंसर होगा भारत में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई। भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया था, तो इसका आंसर है बच्चों यूनानी। ये लिखा, यूनानी स्थापत्य कला का जो प्रभाव है भारत पर आया था। प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ वस्तुओं की सूची बनाई है। यानी कि भारत जो है, भारत द्वारा जो निर्यात किए जाती थी चीज़ें वो कौन कौन सी थी, तो भारत किन किन चीज़ों का निर्यात जो है वो करता था। तो यहाँ पर हम आएंगे तो देखेंगे मसाले, मलमल, ठीक है, तथा कपड़े। मसाले, मलमल तथा कपड़े जो हैं भारत जो है दूसरे देशों में अपना जो सामान वो निर्यात करता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की वर्कशीट है ये भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगी। मेरी इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सारे बच्चों के पास ये वर्कशीट और रिवीजन के लिए जो भी मटेरियल आ रहा है वो उन तक पहुंचना चाहिए। और मेरे चैनल एडुकेटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।